उनकी फौरी इमदाद, मुकम्मल इलाज मुआवजे, नुकसान की तलाफी, मरने वालों के अहले खाना की कफालत, ये सब कुछ एहसान नहीं बल्कि इस हकीकत को मद्देनजर रख के किया जाता था कि एक रियासत अपनी हदूद में बसते इंसानों की जान, माल और इज्जतों की मुहाफिज हुआ करती है। हर शहरी एक मुआहदे के तहत कायदे कानून की पासदारी करता, हुक्मरानों को अपने सरों पर बिठाता, मुख्तलिफ अदारों का एहतराम करता, उन्हें अपनी मेहनत, मुशक्कत, हलाल की कमाई से टैक्स अदा करता और फिर उससे अपना रिश्ता नाता जोड़ता है, जब जवाबन रियासत भी उस एक अदना शहरी से किए गए अपने मुआहदों की पासदारी करे। ये सब मोहब्बत, एतमाद और यकीन के रिश्ते हुआ करते हैं। ये क्या कि आवाम का अपने अदारों पर से ही नहीं, एक दूसरे पर से भी भरोसा खत्म होने लगे। क्या आज कोई उस्ताद अपने शागिर्द को किसी स्कूल में यह सबक देने के काबिल बचा है कि बेटा, इस मुल्क में तरक्की और आला तरीन ओहदों तक पहुंचने का वाहिद रास्ता ईमानदारी, सच्चाई और नेक नामी है? कुछ अरसे पहले दारुल हुकूमत के रेड जोन में अपने फराइज सर अंजाम देते एक बुजुर्ग सिक्योरिटी एहलकार की उसके साथी से गुफ्तगू सुनी, जो कि उसी वक्त नमाज की अदायगी से फारिग हुआ था। सिक्योरिटी एहलकार ने दूसरे से यह कहा कि जनाब, अंदर कोठी में साहब अपने दोस्तों के साथ मुजरा देख रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए के सौदे हो रहे हैं। अगर मैं इन लोगों की हिफाजत करता यहां अपनी जान दे दूं तो क्या मैं शहीद कहलाऊंगा? दूसरे साथी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और इसलिए उसने कहा कि किसी मौलवी, किसी आलिम दीन से बात करो। ये कोई एक सवाल या जवाब या मकालमा नहीं, ये 17 करोड़ इंसानों का वो दर्द, वो कर्ब है जो इस वक्त वो खामोशी से बर्दाश्त करने के आदी और अब बेहिसी के उस दर्जे तक जा पहुंचे हैं जिसके बारे में पहले अर्ज किया कि शायद यही बेहिसी अजाबों की एक बदतरीन शक्ल हुआ करती है। हुक्मरानों को चूंकि यकीन है कि उनकी जो लॉटरी जैकपॉट की सूरत निकली है, इसलिए ना तो वो कभी अपने किलों या बंकरों से निकल के खल्के खुदा और ना ही शायद खुदा के सामने जवाब दे होंगे, और तभी अब शायद उन पर तनकीद, कोई इल्जाम, स्कैंडल यूं बेमानी हो चुके और शायद वो भी यहां दुरुस्ती कहते हैं कि पहले इस कदर लूट मार करने के बाद आखिर किसी ने उनका क्या बिगाड़ लिया जो अब कोई कुछ कर लेगा। पहले चोरी की तो इस कदर बड़े मनसब तक जा पहुंचे, अब अगर डाके डाल के इससे भी आगे कोई मकाम है तो वो वहां तक पहुंच के दिखाएंगे। किसी की जेब में ग्रीन कार्ड है और कोई आस्तीन में सिंध कार्ड लेके घूमने का दावा कर रहा है। दहशतगर्दी की कमर हर रोज सुबह शाम होते धमाकों के साथ टूट रही है और कोई नहीं जानता कि 15 रोज बाद अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून के बगैर चलती, घिसटती या रींगती हुकूमत के खुशपोश, खुशगुफ्तार वजीर दाखिला को हम उनके फरमुदात जानने के लिए कहां तलाश करेंगे? 15 दिन जिनके बाद मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया, फैसला इस सियासी ढांचे का नहीं, इस रियासत के अपने मुस्तकबिल का भी होना है। एक मोहतरम तज्जियाकार से लिखवाया गया कि जो मौजूदा क्यादत की बदउनवानी पे एहतजाज कर रहे हैं वो तालिबान नवाज हैं। हजूर, हामिद करजई से अफगानिस्तान में तालिबान लड़ रहे हैं, लेकिन हामिद करजई की बदउनवानी और नाअहली पे तमाम दुनिया बशमूल बाराक हुसैन ओबामा, हिलरी क्लिंटन, रिचर्ड हॉलब्रुक और डेविड पेट्रिया सब चीख रहे हैं। तो क्या इन सबको भी करजई मुखालिफ गिरदान के तालिबान नवाज करार दे दिया जाए? जबकि एक वजीर मौसूफ को यकीन है कि चूंकि उन्होंने फौज को वजीरिस्तान वगैरह में फंसा दिया है और अमेरिका नवाज शरीफ को इक्तदार में नहीं देखना चाहता, इसलिए उनके अलावा चूंकि कोई मुतबादिल नहीं, इसलिए इन सबको बर्दाश्त ही करना होगा। मुलाहिजा कीजिए, यह बरसर इक्तदार रहने की मजबूत तरीन दलील है। ये नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, बल्कि ये कि हमारे अलावा कोई आपके पास रास्ता ही नहीं। लेकिन चूंकि मुल्क में इस वक्त चीनी का बहरान है, इसलिए जहर की गोलियों पे मिठास या इस तर्ज हुक्मरानी पे महज जमहूरियत के पर्दे डाल के निजाम रियासत आगे बढ़ाना अब नामुमकिन हो चुका। एतजाज एहसन तो चंद रोज पहले से एनआरओ जदगान को जमानतें करवाने वरना जेल हवालात की हवा खाने की तैयारियों के मशवरे दे रहे थे। लेकिन अब ज्यादातर तज्जियाकारों का ख्याल है कि यह मोहलत 28 नवंबर तक उन्हें मिल चुकी कि ईद कुर्बान के दिनों में ही एनआरओ के कुल्हाड़े कई सरों पे जाके गिरेंगे। किसी भी मुहज्जम माशरे में इस मरहले पे बहुत से वुज़रा, मुशीरान, सफीरों और आला उहदों पे बराजमान ब्यूरोक्रेट्स को खुद अगर उनमें शर्मो हया का एक जरसूमा भी मौजूद होता तो वो सर झुका के अपने ओहदों से इस्तीफे दे देते। क्या कोई एक ऐसा शख्स ईवानों में कहीं मौजूद है जो अपने भरपूर सरकारी असर और रसूख से अब भी खुद को अदालतों से बाइज्जत बरी करवाने की कोशिशें तर्क करके एक आम शहरी की तरह जाके इंसाफ के कटहरे में इस ऐलान के साथ जा खड़ा हो कि हां, चूंकि मुझ पे लगे कत्ल, अगवा, फ्रॉड के इल्जामात गलत थे, इसलिए
इसलिए मैं आजाद अदलिया से इंसाफ तलब करता हूं। कोई एक ऐसा शख्स आज एनआरओ के खात्मे से 15 रोज पहले उन 6000 की फहरिस्त में कहीं वजूद रखता है? और वजीर आजम गिलानी भी खुदा जाने कहां से किसके इशारे के मुंतजिर हैं कि शायद वो हथकड़ियां लगी जंजीरों में जकड़ी किसी काबीना के इजलास की सदारत करने की नई तारीख इस मुल्क की सियासत में रकम करने के ख्वाह नजर आते हैं। और फिर इन्हीं 15 दिनों में जब एनआरओ की फहरिस्तें मुकदमात के किस्से मौजूए बहस बनेंगे, वहीं हुक्मरान अब इस मरले पे बलोचिस्तान पैकेज लाने की बात कर रहे हैं। अगर बराए करम इस पैकेज को 15 दिन मौखर करके इस बलोचिस्तान पैकेज तवज्जो हटाओ मुहिम से फिलहाल गुरेज किया जाए तो बड़ा एहसान होगा कि फिलहाल तो 17वीं तरमीम का खात्मा 58(2)B से 10 बरदारी वगैरह भी नहीं, अहम और तीसरी बार वजारत उज़्मा पर से पाबंदी भी शायद सिर्फ मियां नवाज शरीफ का मसला हो। हमारे लिए, कौम के लिए इस वक्त एनआरओ के खात्मे के बाद अजदहा बन के फन फैलाते मुकदमात और आजाद अदलिया का एक बड़ा इम्तिहान कि वो अवामी तहरीक के नतीजे में बहाल होने के बाद किस तरह ताकतवर तरीन शख्सियात के खिलाफ इंसाफ का तराजू उठाती है। ये भी अहम तरीन के एनआरओ ज़रा शख्सियात के मुकदमे लड़ने कौन से कदावर वकला किन दलाइल के साथ मैदान में उतरते हैं। और फिर जरदारी साहब की अहलियत का मामला भी यकीनन मुख्तलिफ हवालों से इन्हीं अदालतों में आने को है, जहां मुल्क की तारीख में पहली बार आइन का आर्टिकल 248 तशरीह का तलबगार होगा कि क्या सिर्फ एक ओहदा, सिर्फ एक दफ्तर, एक ऑफिस किसी भी शख्स को हर जजा और सजा से मुबर्रा करार दे सकता है। इस आर्टिकल 248 की दूसरी शिक को आर्टिकल 48 के साथ मिलकर पढ़ा जाए तो गौर व फिक्र के नए दरीचे खुलते हैं कि सदर को सिर्फ मवाखजे यानी इंपीचमेंट के जरिए उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। कब? जबकि वो आइन की खिलाफ वर्जी या फिर ग्रॉस मिसकंडक्ट यानी किसी बड़ी कानून शिकनी या फिर जहनी और जिस्मानी मर्ज का शिकार करार पाएं। और मैं नहीं जानता कि हालिया दिनों में यानी उनके मनसबे सदारत पे फायज होने के बाद जमीन की खरीदो फरोख्त समेत दीगर स्कैंडल्स कुछ मंजरेआम पे आ चुके और कुछ आने को हैं, क्या वो मिसकंडक्ट के जुमरे में आते हैं या नहीं, या फिर ये कि उन्होंने अपनी जिन ज़हनी अमराज बशमूल डिमेंशिया में मुब्तला होने के मेडिकल सर्टिफिकेट्स गैर मुल्की अदालतों में चंद साल पहले जमा करवाए थे, क्या मनसबे सदारत पे फायज होने से पहले उन्होंने अपनी मुकम्मल सेहतयाबी यानी मेडिकल फिटनेस की दस्तावेजात भी कहीं जाहिर की थी या नहीं। जाहिर है बीमारी के मेडिकल सर्टिफिकेट्स के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट्स भी लाजिम तस्वुर हुआ करते हैं और यह मामला भी यकीनन अदालतों में जेर बहस आएगा। उनकी नाअहली की कई और दरख्वास्तें मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर भी अदालतों का रुख कर सकती हैं, जो अगर रद्द भी हो जाएं और वो अपनी कानूनी और आईनी पोजीशन का तहव्वुज़ उठा के अपने खिलाफ अदालतों में चलते मुकदमात, ईवान सदर की खिड़कियों से अपने खिलाफ पेश होती दस्तावेजात और जरा इब्लाग में लगते इल्जामात और उन पे बहस देखते और सुनते रहें और उनके साथियों के नाम ECL में डलते चले जाएं या कुछ की गिरफ्तारियां हो जाएं, तो मैं नहीं जानता कि फिर इस लड़खड़ाते इक़्तिदार को वो किस तरह संभालेंगे। और अगर वो ये भांप लेते हैं जरदारी साहब की उन्हें अदालतें नाअहल करार देने जा रही हैं, तो फिर क्या वो मुस्ताफी होना पसंद करेंगे या जाने से पहले ये सियासी ढांचा गिराना यानी असेंबलियां तहलील करना। उन्हें असेंबलियां तहलील करने के लिए वजीर आजम गिलानी और सुप्रीम कोर्ट दोनों की हमायत दरकार होगी और फायदा चूंकि उन्हें बज़ाहिर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए यह हिकमत अमली उनके लिए सड़कों पर एहतजाज के अलावा कोई बड़ा फायदा लेके आती नजर नहीं आ रही।